जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम जो CGL 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। फ़िलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश को लेकर के। तो 25 क्वेश्चंस प्री में आते हैं। उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं, ये प्रैक्टिस सेट्स हैं, इनको रेगुलर आप करते रहिए और साथ ही साथ हम इनके क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। तो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको पैसिव वॉइस में करना है। देखिए, एक्टिव पैसिव में यही होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इस अगर सेंटेंस में हम देखें तो इसमें लिखा है वी हैव अनाउंस्ड द डेट। तो डेट यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर उसको हम पैसिव में करेंगे तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब सबसे पहले इसी को ध्यान में रखते हुए हम सेंटेंसेस को देखते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें क्या नोटिस करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव अनाउंस्ड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला है द डेट फॉर द एंगेजमेंट सेरेमनी वॉज अनाउंस्ड, ये गलत है, होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर इन चारों सेंटेंसेस में, चारों ऑप्शंस में देखेंगे तो चूंकि यहाँ पे डेट इस वाले में ऑब्जेक्ट के तौर पे है, तो जो पैसिव में जाएगा तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। इन चारों ऑप्शंस में डेट जो है वो सब्जेक्ट की तरीके से यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अब इसके बेस पे तो हम इसको एलिमिनेट कर नहीं सकते। तो दूसरा चीज़ क्या ध्यान में लाएंगे, जो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है और उसी को ही हम पैसिव वॉइस में भी देखेंगे। तो पहला तो रॉन्ग निकल गया। अगर लास्ट का देखें, द डेट फॉर द एंगेजमेंट सेरेमनी इज़ अनाउंस्ड बाय अस, यहाँ पे गलत है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं है। द डेट फॉर द एंगेजमेंट सेरेमनी वॉज बीइंग अनाउंस्ड, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट और ये है कंटिन्यूस का, तो बिल्कुल गलत जवाब है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि द डेट फॉर द एंगेजमेंट सेरेमनी हैज़ बीन अनाउंस्ड, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इस नाते पहला जो क्वेश्चन है उसका जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे बेसिकली ये बताया है कि ये जो अंडरलाइंड शब्द है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होगा। तो सेंटेंस लिखा हुआ है, इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट ब्रॉट फॉरवर्ड अ न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन, प्रायोरिटाइज्ड, डिस्प्लेड, नोटिफाइड या फिर इंट्रोड्यूस। तो क्या होगा अगर इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जो शब्द लिखा हुआ है ब्रॉट फॉरवर्ड, आप इसमें अगर ध्यान लगाएंगे तो ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब किसी चीज़ को सामने लाना। चार लोग अगर खड़े हैं तो उनमें से किसी तीसरे व्यक्ति को अगर सामने लाना है, इट मीन्स कि उसको इंट्रोड्यूस करना है। हम बोलते हैं ना कि ज़रा आगे बढ़ो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब ही होता है इंट्रोडक्शन। तो सही ऑप्शन इसमें होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। देखिए, चारों अगर ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो मैनेजेबल, मैनेजेबल, मैनेजेबल और नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। अब देखिए, इसका सिंपल सा ऑप्शन है मैनेज प्लस एबल, ठीक है, और यही सही करेक्ट ऑप्शन भी है। मैनेज प्लस एबल मिला करके बनता है मैनेजेबल, जिसका मतलब होता है जिसको मैनेज किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बात कर रहा है हमें करेक्ट ऑर्डर लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ लेना चाहिए एक साथ। तो लिखा हुआ है, आफ्टर सम टाइम अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स comes by and starts eating grains and gets caught in the net. They flew away to their friend's mouse hole. Then the mouse cuts the net and freed the pigeons. One day a hunter sets a net to catch birds and placed grains and rice over the net. After some time they started losing hope. Then their leader asked them to fly together up in the sky. अब सबसे पहले अगर इन चारों सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपके हिसाब से सबसे पहला क्या होता है, इसमें ये होता है सबसे पहला सेंटेंस इसमें आता है सी, क्योंकि कह रहा है एक दिन, है ना। वन डे हंटर सेट्स अ नेट टू कैच बर्ड्स, तो हंटर जो है वो डिसाइड करता है कि वो चिड़िया पकड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सी के बाद में आएगा ए, कैसे, क्योंकि इसमें खुद ही कह रहा है कि जब वो सेट कर देता है नेट उसके बाद में जो कबूतर है उनका झुंड आता है। आपने पंचतंत्र की ये कहानी पढ़ी होगी, ठीक है, जिसका मतलब हमें जो मोरल लेसन दिया गया था जिस स्टोरी में, कि अगर हम एक साथ मिल करके कोई काम करते हैं तो कठिन से कठिन भी काम एक साथ मिल करके किया जा सकता है। तो उसी स्टोरी की ही ये लाइंस हैं। तो सी के बाद में ए। अब ऑप्शंस में सीधा आ जाइए, ऑप्शंस में सी के बाद ए सिर्फ इन दो ऑप्शंस में है। अब अगला कौन सा होगा, यानी कि जब जो पिजन्स हैं वो नेट में
पकड़ लिए जाते हैं तो उसके बाद में क्या स्टेप होगा, तो वो जब काफ़ी ट्राई करते हैं उड़ने के लिए तो वो एक समय के बाद अपनी होप छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब एक साथ जब वो अपनी ताकत लगा करके एक साथ उड़ते हैं, फिर फाइनली वो पहुंचते हैं अपने दोस्त चूहे के पास में जहाँ से वो नेट कटवाते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी के बाद ए के बाद डी। तो इन दोनों ऑप्शंस में सी के बाद ए के बाद में डी है और यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का सही मतलब बताना है। इडियम है टेक अ चिल पिल। बहुत ही आसान है, आपने मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में या कहीं ना कहीं इंटरनेट पे कहीं ना कहीं इसको सुना ज़रूर होगा। लोग बोलते हैं ना कि टेक अ चिल पिल, यानी कि आराम से रहो, चिल मारो, है ना। तो सही जवाब क्या होगा, टू काम डाउन, मतलब कि शांत रहो, काम डाउन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एरर फाइंड करना है। सेंटेंस है ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ देयर ओन किचन सेट। इसमें फॉल्ट किस पार्ट में है, तो सही उत्तर जो है वो सी पार्ट में। कैसे, देखिए जब भी किसी भी सेंटेंस पे लिखा हो ईच ऑफ, तो हमेशा ध्यान रखना ईच ऑफ, एवरी ऑफ, एनी ऑफ, इन सब के बाद में जो सब्जेक्ट लगता है वो प्लूरल लगता है। तो प्लूरल यहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब जाहिर सी बात है, देखिए जो सब्जेक्ट लगता है वो प्लूरल तो होता है, पर चूंकि वो ईच की बात कर रहा है, प्रत्येक की बात कर रहा है, सिंगल की बात कर रहा है, तो सिंगल के लिए जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगल ही होगी। एंड दैट इज़ वाई जो सी पार्ट में देयर लिखा हुआ है, देयर की जगह ना हो करके वहाँ पे होगा हर, क्योंकि यहाँ पे ईच ऑफ द गर्ल्स यानी कि प्रत्येक लड़की की बात कर रहा है, प्रत्येक लड़की सिंगुलर है और इसीलिए वहाँ पे देयर की जगह पे हर होगा, क्योंकि देयर जो है वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम बताना है किसका, सीज का। ये आम बोलचाल की भाषा में ही इसको हम समझ सकते हैं। हम लोग आए दिन सुनते हैं ना कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी या चोरी की गाड़ी थी, वो सीज कर दी गई। सीज करने का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को बांध देना या फिर पकड़ के रखना, उसको कंट्रोल करके रख लेना। तो सीज का उल्टा क्या होगा, वेस्ट होगा नहीं। कैप्चर का भी मतलब होता है पकड़ के रखना, वो भी नहीं होगा। स्नैच का मतलब होता है छीनना, वो भी उसका उल्टा नहीं होगा। तो अगर किसी चीज़ को पकड़ के रखना है तो उसका उल्टा क्या होगा, रिलीज़ करना। एंड ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है स्पीकिंग विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी पहले की तैयारी के बोलना, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे। हेयर से, इनवैलिड, सबसे पहली बात इनवैलिड तो होगा नहीं, ठीक है। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है जिससे कोई गलती ना हो, ठीक है, बिना गलती वाली व्यक्ति को, वो जैसे कभी कोई गलती ना हो उसको इनफॉलिबल बोलते हैं, वो तो होगा नहीं। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, हेयरसी और एक्सटेम्परी। तो हेरसी का मतलब होता है कि पहले से कोई धारणा चली आ रही हो, कोई धार्मिक धारणा हो, कोई ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हो, उसके विरुद्ध जा कर के कोई चीज़ बात बोली जाए या कुछ कहा जाए तो वो हेरसी होता है। तो ये तो होगा नहीं। सही ऑप्शन है एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी का मतलब ही होता है बिना किसी पहले की तैयारी की कोई बात बोलना या लिखना, अपनी बात समझाना, वो होता है एक्सटेम्परी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ करेक्ट स्पेलिंग बताना है। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है, ये होगा नहीं। लीक्योर ये भी गलत एक शब्द है। लेश्योर ये भी कोई शब्द नहीं होता है। सही उत्तर इसमें है बी, लेज़र। लेज़र का मतलब होता है आपका फ्री टाइम। हम लोग बोलते हैं ना लेज़र टाइम, जो क्वालिटी टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, तो उसको बोलते हैं लेज़र। ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इसमें कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें करना है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ द स्टेट टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो सही ऑप्शन इसमें डेमोक्रेसी हो जाएगा। डिक्टेटरशिप आपको पता है, ऑटोक्रेसी भी इसी का एक टाइप होता है। ऑटोक्रेसी में भी जो पावर होती है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर व्यक्ति के पास होती है। मोनार्की क्या होता है, मोनार्की जहाँ पे राजशाही होती है, जैसे ब्रिटेन में मोनार्की है, तो वहाँ पे एक कोई राजा होता है या रानी होता है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट काम करती है, तो वो मोनार्की होता है। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें कह रहा है कि सही ऑल्टरनेटिव लगाना है, कि कह रहा है कि इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। इसका मतलब है कि अगर मुझे इस जॉब के नेचर के बारे में पहले पता होता तो मैं इसका ऑफ़र एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड, तो इसकी जगह पे क्या होगा, तो राइट आंसर होगा हैड आई रियलाइज्ड। देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है। पहली बात तो मैं बता दूं, इसका राइट ऑप्शन है हैड आई रियलाइज्ड। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए
3 टाइप के कंडीशनल होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। चूँकि ये जो अभी क्वेश्चन वो था वो थर्ड कंडीशनल का था। पहले हम फर्स्ट कंडीशनल के बारे में जानते हैं। कंडीशन मतलब कि कोई कंडीशनल काम हो, है ना, कोई कंडीशन रखी गई हो। तो पहला टाइप होता है कि इफ़ के बाद में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, उसके बाद में जो सेकंड पार्ट हो उसमें लिखा हो सब्जेक्ट के बाद में वुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। ऐसा अगर फॉर्मेट होता है तो वो सेकंड कंडीशनल होता है। जैसे इसका मतलब हुआ इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाई अ बिग हाउस, यानी कि अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। ये सेकंड कंडीशनल है। पहला कौन है? पहला कंडीशनल होता है कि इफ़ के साथ में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हो और उसके बाद में जो सेंटेंस लिखा हो वो सिंपल फ्यूचर में हो, तो वो होता है फर्स्ट कंडीशनल। जैसे कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब, अगर वो कठिन परिश्रम करता है तो उसको पक्का है जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ये पहला कंडीशनल हो गया। दूसरा कंडीशनल क्या हो गया जो मैंने कि बताया कि अगर मैं जीत गया लॉटरी तो मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। तीसरा कंडीशनल है कि हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, अगर मैं तुम्हें देखा होता तो मैं अपनी कार रोकता। और ये जो पहला वाला यहाँ पे जो ये ऑप्शन है तीसरा वाला, ये राइट आंसर है कि हैड आई रियलाइज्ड द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर, कि अगर मैंने जॉब के बारे में, उसके जॉब के नेचर के बारे में अगर मुझे पता होता तो आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट, तो मैं इसका ऑफ़र एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो सही स्पेलिंग चूज़ करना है अलॉटमेंट के बारे में। ठीक है, तो अलॉट की सबसे पहले स्पेलिंग यही होती है ALLOT। ठीक है, तो अलॉट में मेंट जोड़ दिया था अलॉटमेंट, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए अलॉटमेंट। अगला क्वेश्चन है कि होप शब्द लिखा हुआ है, होप का एंटोनिम हमें चूज़ करना है। तो होप का मतलब क्या होता है? आशा, तो इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा निराशा। लक होगा नहीं। लॉस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ खो जाना, ये भी नहीं होगा। विन भी नहीं होगा। राइट आंसर इज डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब ही होता है निराशा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का ही ये क्वेश्चन कह रहा है द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर। ऐसा लेटर जहाँ पे उसके लिखने वाले का नाम ना हो, तो वो क्या होता है? बायोग्राफी, बायोग्राफी होगा नहीं, ये तो जीवनी होती है। सेलिब्रेट भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य। ग्रेटिस, ग्रेटिस का मतलब होता है कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, या मतलब बिना किसी कॉस्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ग्रेटिस होता है। एनोनिमस होता है सही आंसर। एनोनिमस का मतलब ही होता है गुमनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है ही टोल्ड मी दैट ही हैड एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन। अब सबसे पहली बात, चारों ऑप्शंस में ही टोल्ड मी की जगह पे ही सेड टू मी लिखा हुआ है। अब कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे वर्ब कौन सी है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैड एक्सपेक्टेड, तो ये जो वर्ब है ये है पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट दो ही केसेस में इनडायरेक्ट बनता है। पहला जब होता है पास्ट परफेक्ट तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और एक होता है सिंपल पास्ट, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो हम इसके ऑप्शंस में देखेंगे क्या है, चूँकि ये इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो वर्ब लिखी हुई है वो तो पास्ट परफेक्ट की है, तो इसके पहले वाला यानी कि जो डायरेक्ट रहा होगा वो दो में से कोई एक रहा होगा, या तो सिंपल पास्ट रहा होगा या तो पास्ट परफेक्ट रहा होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आई हैज़ एक्सपेक्टेड यू टू अटेंड द फंक्शन, यहाँ पे प्रेजेंट जो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, बट एक चीज़ और मिस्टेक है, आई के साथ में हैज़ लगता ही नहीं, तो ये वैसे भी गलत ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं दो चीज़ों की, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे वॉज एक्सपेक्टिंग है, ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि है दूसरा। और यहीं पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिंपल पास्ट, तो यही सिंपल पास्ट आई एक्सपेक्टेड, ये सिंपल पास्ट जब इनडायरेक्ट में कहा गया तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इडियम का मीनिंग बताना है, फ्लाई इन द एयर। इसका बहुत सिंपल सा अर्थ है, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या बात है बड़ा हवा में उड़ रहे हो, इट मीन्स कि क्या बात है बड़े खुश हो। तो फ्लाई इन द एयर का मतलब ही होता है टू बी वेरी हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD हमें करेक्ट फॉर्मेट में करना है। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ना है।
But this was not only a period of expanding trade and increased prosperity. It is important to realize that there was a darker side to this process. In many parts of the world, the expansion of trade and a closer relationship with the world economy also meant a loss of freedoms and livelihoods. And चौथा ऑप्शन है ट्रेड फ्लोरिस्ट एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी। तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देख के ही लग जाएगा कि सबसे पहला सेंटेंस जो होने वाला है वो होने वाला है डी। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में देख लीजिए सबसे पहले डी कौन सा आ रहा है, डी सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो सिंपली इसको टिक कर देंगे। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि वो सेंस सही बिठा रहा है कि नहीं बिठा रहा है। तो ट्रेड फ्लोरिस्ट एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी, but this was not only a period of expanding trade and increased prosperity. It is important to realize that there was a darker side to this process. In many parts of the world, the expansion of trade and a closer relationship with the world economy also meant a loss of freedoms and livelihoods. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन मीनिंग। लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स। ठीक है, एक तरीके से समझिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स को क्या बोलते हैं? सिंगुलर तो सिंगल होता है, ये होगा नहीं। सॉलिटरी का मतलब ही होता है अकेले रहना, वो भी नहीं होगा। डुअल का मतलब होता है 2, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ट्रायलॉजी। और सिंपल से भाषा में जो ट्रायलॉजी मतलब ही होता है कि ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल। जैसे आपने पढ़ी होगी कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अमीश जो एक ऑथर है, उनकी एक ट्रायलॉजी है ना रामायण के ऊपर, तो जो 3 नॉवेल्स का ग्रुप होता है उसको ट्रायलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑपोजिट बताना है शब्द का। शब्द है क्या? इंजेंडर। देखिए, इंजेंडर का मतलब होता है किसी भी भावना को, किसी भी फीलिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शंस में देखते हैं। कॉज तो होगा नहीं क्योंकि ये सिमिलर साउंड कर रहा है। कॉज का मतलब ही होता है कोई कारण। सबड्यू भी नहीं होगा क्योंकि सबड्यू होता है किसी चीज़ को दबाना। ठीक है, यानी कि कोई फीलिंग, कोई भावना उमड़ रही है और उसको दबाया जाए, उसको कम किया जाए, वो सबड्यू होता है। कंजर्व का भी मतलब होता है संरक्षण करना, यानी किसी चीज़ को कंट्रोल करना। एंड लास्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, रिस्ट्रेन का मतलब ही होता है रोकना। ठीक है, दबाना किसी चीज़ को। एक्चुअली में ये सबड्यू जो है, सबड्यू इसका राइट आंसर नहीं होगा। सबड्यू जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल कोई सेना है, दूसरी सेना के साथ लड़ाई हो रही है, तो एक सेना दूसरी सेना पर जब भारी पड़ जाती है, इट मीन्स कि दैट फर्स्ट आर्मी इज़ सबडूइंग द सेकेंड वन। ठीक है, तो वो होगा नहीं। रिस्ट्रेन मतलब होता है लगाम लगाना। ठीक है, रोक के रखना। तो राइट आंसर इसमें यही होगा, इंजेंडर का। अगला क्वेश्चन है, इसमें डेडिकेशन का सिनोनिम बताना है। तो डेडिकेशन का मतलब ही होता है क्या? किसी चीज़ को मन लगा करके करना। अनफेथफुलनेस होगा नहीं, लेजीनेस नहीं होगा, एपैथी भी नहीं होगा। एपैथी का मतलब होता है बिना किसी भावना के। राइट आंसर होगा कमिटमेंट। हम बोलते हैं ना कि कोई भी काम करो कमिटमेंट के साथ करो, यानी कि पूरी लगन से करो, यानी कि डेडिकेशन से करो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 जो है वो इस पैराग्राफ का बेस होगा। ठीक है, सबसे पहले ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम पहले पूरे एक जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। चूँकि ये इजी पैराग्राफ है तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है हम पहले को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब लिखा हुआ है एमंग 20,000 बी स्पीशीज़ ग्लोबली हनी बीज। अब हनी बीज प्लूरल है, इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो इसमें क्या लग रहा है? आर है, सही ऑप्शन आर होगा। तो अमंग 20,000 बी स्पीशीज़ ग्लोबली हनी बीज आर द वेल नोन टैक्सा बिकॉज ऑफ देयर एपीकल्चरल यूज़ एंड। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन क्या था कि द वेल नोन टैक्सा बिकॉज ऑफ देयर एपीकल्चर यूज़ एंड। देखिए, डिस्ट्रक्टिव तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगला जो बात कर रहा है वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात कर रहा है, और जो पॉलिनेशन होता है उसको मधुमक्खियाँ बढ़ावा देती हैं। मधुमक्खियों की वजह से, बीज की वजह से पॉलिनेशन बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव की बात हो रही है, डिस्ट्रक्टिव होगा नहीं। एरोमा खुशबू होता है वो होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है होगा क्या? इफेक्टिव। राइट आंसर इज़ इफेक्टिव। जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, तो क्या होगा? नोन टैक्सा बिकॉज ऑफ देयर एपीकल्चरल यूज़ एंड इफेक्टिव पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या होगा? तीसरे ऑप्शन पे, तो इसको पढ़ते हैं। 10 extant species, the dwarf, the giant and the cavity nesting honeybees including the imported European honeybee Apis mellifera are found in Asia.
4 स्पीशीज़ ईच इन इंडिया एंड थाईलैंड, 5 स्पीशीज़ ईच। अब देखिए यहाँ पे जब लिखा हुआ है ईच इन इंडिया एंड थाईलैंड, तो यहाँ पे भी तो ईच चाइना एंड इंडोनेशिया लगा हुआ है, तो चाइना और इंडोनेशिया तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ भी इंडिया एंड थाईलैंड था, इंडिया एंड थाईलैंड के पहले इन लिखा हुआ था, तो चाइना एंड इंडोनेशिया के पहले क्या होगा, जाहिर सी बात है इन होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 5 स्पीशीज ईच इन चाइना एंड इंडोनेशिया आर रिपोर्टेड बिसाइड्स मेलिफेरा, ओनली रिसेंटली एपिस इंडिका, जिसको बोलते हैं फेवरिशियस 1798, द प्लेन्स हनी बी ऑफ साउथ इंडिया एंड ब्रेविलिगुला, the giant Philippine honeybee are recognized as valid species. Many works had been done on the honeybees. Nevertheless, there is no report on the indigenous honeybee species of Bhutan. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम तो होगा नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले ये काट देते हैं, क्योंकि ये बात कर रहा है हनी बी स्पीशीज़ ऑफ भूटान फ्रॉम एपिस लैब्रियोसा। तो जो एपिस लैब्रियोसा है ये एक बी की स्पीशीज़ है, तो फ्रॉम तो होगा नहीं, नीदर नॉर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर नीदर लिखेंगे तो यहाँ पे अगले सेंटेंस में नॉर होना चाहिए, तो अगले सेंटेंस में कहीं भी नॉर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर नॉर हम सही लगाते हैं तो नॉर लगने के लिए सबसे पहले सेंटेंस में कहीं ना कहीं नीदर लगा हुआ होना चाहिए, तो ना तो नीदर सही है ना नॉर सही है, तो सही आंसर इसमें है ऑप्शन ए ऑल्दो, ठीक है। तो इसमें अगर हम पढ़ें इसको पुट करके, हनी बी स्पीशीज़ ऑफ भूटान ऑल्दो एपिस लैब्रियोसा डोर्सेटा एंड फ्लोरे आर रिगार्डेड एज नेटिव टू भूटान विदाउट, इसके बाद में अगले क्वेश्चन में क्या होगा, विदाउट के बाद में क्या होगा, ऑथेंटिक स्टडी। देखिए विदाउट वन ऑथेंटिक स्टडी होगा नहीं, विदाउट नन ऑथेंटिक स्टडी होगा नहीं, विदाउट मेनी ऑथेंटिक स्टडी होगा नहीं, क्योंकि मेनी के बाद में जब लगेगा तो वो प्लूरल आएगा, और यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ है, स्टडीज़ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एनी होगा, क्योंकि एनी सिंगुलैरिटी को दर्शाता है, और सिंगुलर यहाँ पे क्या है, स्टडी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, भूटान विदाउट एनी ऑथेंटिक स्टडी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2024 में बहुत ही उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रेगुलर प्रैक्टिस हम करते रहेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस, ये समझ लीजिए कि मॉडल टेस्ट पेपर टाइप से हैं, तो आप इनको खूब प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।